फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल के शब्दों में फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस सीरीज की फैमिली की तरह ही ये 10 रेसलिंग के परिवार भी पूरी तरह से काल्पनिक है। भले ही रेसलिंग में कई मशहूर सच्ची फैमिलीज भी रही हैं, जैसे द स्टाइनर्स, द फ्लेयर्स, द रोड्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये झूठी कहानी से एंटरटेन करने का भी एक तरीका है। तो जाहिर सी बात है कि कई सालों में कुछ मनगढ़ंत परिवार बनाए गए हैं। हमने कुछ नकली रिलेटिव्स को इस आधार पर रैंक किया है कि वो एक साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, और साथ ही इस पर भी कि इनमें से हर मेंबर अपने दम पर कितना प्रभावशाली था। तो आज के लिए आप मुझे सिस्टर स्लेज बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं वी आर फैमिली गाने वाला हूँ। मैं हूँ एडम पचेटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है रेसलिंग में 10 बेस्ट केफेब फैमिलीज। शुरू करते हैं। Join us. नंबर 10, द गन्स। आप कमेंट सेक्शन में हंगामा करें उससे पहले आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि बिली गन ऑस्टिन और कोल्टन के असली पिता हैं। भले ही वो चाहते हो कि हम ये मान लें कि उन्होंने एंथनी बोवेंस और मैक्स कास्टर को जन्म दिया है। हम द गन क्लब या द एक्लेम्ड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम 90s की जानी मानी टैग टीम द स्मोकिंग गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिली, जिनका असली नाम मॉन्टी सॉप है, उन्होंने रेसलर ब्रेट कोल्ट के साथ मिलकर द लॉन्ग राइडर्स नाम की एक टीम बनाई थी। जब राइडर्स WWE में 1993 में आए तो सॉप ने अपना नाम बिली गन कर लिया और कोल्ट बन गए उनके रेसलिंग की दुनिया के भाई बार्ट। काउबॉय के किरदार के साथ द गन्स 90 के दशक के बीच में WWE टैग टीम सीन का हिस्सा रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को 3 बार जीता और यहाँ तक कि रेसलमेनिया 11 में टाइटल डिफेंड करने का मौका भी मिला। दोनों 1996 में अलग हो गए और उनके बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई जो बिली की नेक इंजरी की वजह से रुक गई। ठीक होने के बाद उन्होंने रोड डॉग के साथ मिलकर द न्यू एज आउटलॉस बनाया, डी जनरेशन एक्स का हिस्सा बने और इतिहास में अपना नाम लिख दिया। पर बार्ट का क्या हुआ? उन्होंने ब्रॉल फॉर ऑल जीता और बदले में बटरबीन ने उनके सिर पर मारकर उन्हें तारे दिखा दिए। नंबर 9, एज एंड क्रिश्चियन। आजकल क्रिश्चियन केज के नाम से जाने जाने वाले इस रेसलर ने 1998 में WWE में अपना डेब्यू किया था, जब ओवेन हार्ट्स और एज के मैच के दौरान बाहर खड़े होकर उन्होंने एज से दुश्मनी कर ली थी। बाद में पता चला कि क्रिश्चियन एज के भाई हैं और दोनों बाद में गैंग्रेल की टीम ब्रूड का हिस्सा बन गए। वैम्पायर से अलग होने के बाद E&C का टैग टीम के तौर पे एक शानदार दौर शुरू हुआ। उन्होंने 7 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती, पहले 2 TLC मैचेस में हिस्सा लिया और साल 2000 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर्स के टैग टीम ऑफ द ईयर भी चुने गए। दोनों के सिंगल्स रन्स भी बहुत अच्छे रहे, जहां दोनों अलग अलग प्रमोशंस में कई बार वर्ल्ड चैंपियंस बने। अगर WWE ने 2009 में क्रिश्चियन की कंपनी में वापसी के बाद इन दोनों के भाई होने की कहानी को तोड़ा ना होता तो ये कॉम्बो लिस्ट में बहुत ऊपर होता। इसलिए भले ही आजकल ये सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अपने सबसे सफल समय के दौरान ये दोनों भाई ही थे। एक मिनट, अगर ये दोनों सच में रिश्तेदार नहीं हैं, तो ग्रैंडमा एडना कौन है? और समरस्लैम 2001 में एज किसको फोन कर रहे थे? कहानी और ज्यादा गहरी हो गई है। नंबर 8, द हॉलीज। द हॉली वंश की पहली बार WWE में तब देखने को मिली जब बॉब हॉली जनवरी 1994 में कंपनी में आए। हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि पहले एक नैस्कार ड्राइवर थे जिनका नाम थर्मन स्पार्की प्लग था, ठीक है ना, बॉब, और बाद में हार्डकोर हॉली बनने के बाद उन्हें 1999 में उनके रेसलिंग की दुनिया के कजिन क्रैश ने ज्वाइन किया। दोनों ने बीच बीच में लड़ाई झगड़े किए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर उन्होंने एक टीम बनाई और टैग टीम टाइटल्स के लिए रॉक एंड सॉक कनेक्शन को हराया। मैं सच कह रहा हूँ, हॉलीज ने द रॉक और मिक फॉली को हरा दिया। एटीट्यूड एरा बिल्कुल पागलपन से भरा था। इसका तीसरा हिस्सा मॉली हॉली के रूप में साल 2000 में आया। एक और कजिन के तौर पे मॉली को इसलिए लाया गया ताकि ट्रिश स्ट्रेटस को रोका जा सके, जब उनके बाकी दोनों कजिन टेस्ट और एल्बर्ट के साथ झगड़ रहे थे। आगे जाकर वो दोनों भी इस लिस्ट में शामिल किसी दूसरी फैमिली के सदस्य के साथ मॉली के रिश्ते को लेकर अलग हो जाएंगे। इसी वजह से मॉली ने क्रैश को 2001 में रॉ के एक इंटरजेंडर मैच में पिन भी किया था। सच में ये समय ही अजीबोगरीब था। तीनों हॉलीज ने अपने WWE करियर्स में कई चैंपियनशिप जीती और अकेले या किसी भी और कॉम्बिनेशन में बहुत एंटरटेनिंग रहे। नंबर 7, द फार्गोस। अगर आप किसी से फार्गोस के बारे में बोलेंगे तो शायद उन्हें कोएन ब्रदर्स की फिल्म या उससे इंस्पायर हुई टीवी सीरीज ही याद आए, या हो सकता है फार्गोस नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में याद आए। लेकिन ऐसा बस तभी होगा अगर वो बहुत बड़े किताबी कीड़े होंगे, और हम यहाँ किताबी कीड़ों की बात नहीं करते हैं। हम तो एक प्रोफेशनल रेसलिंग चैनल है। बहरहाल फार्गो सुनकर 1950 के दशक के ग्रैपलिंग के फैंस को फार्गो ब्रदर्स का नाम याद आता है। जैकी एंड डॉन फार्गो विंस मैकमैन सीनियर के लिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रेसलिंग की वापसी के शुरुआती दिनों में काफी बड़ा नाम था, जो कि काफी ज्यादा दर्शकों को अपनी तरह खींच लाते थे और एंटोनिनो रॉकर और मिगेल पेरेस के खिलाफ शानदार मैच भी लड़ते थे। असल में जैकी नॉर्थ कैरोलिना के थे, जबकि डॉन जर्मनी में पैदा हुए थे।
जैकी का असली नाम जैकी भी नहीं था बल्कि हेनरी था। ये झूठ कब खत्म होंगे? हालांकि उस समय सच्चाई से किसी को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि केफेप तब जिंदा भी था और अच्छा चल रहा था। जिससे लोगों को मतलब था वो था एंटरटेनमेंट, और फार्गोस का शो वो एंटरटेनमेंट दर्शकों को देता था। टीम अपने टाइम से कहीं आगे थी और उन्होंने कई महान टैग टीम्स और सिंगल्स रेसलर्स को इंस्पायर किया था। शायद लोग आजकल उन्हें भूल गए हों, लेकिन रेसलिंग फैंस को फार्गोस को बहुत सारी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 6, द कोलोव्स। आइवन कोलोव्स और उनके भतीजे निकिता ने 1980s के दौरान एनडब्ल्यूए में रशियन टीम के रूप में रेसलिंग की। निकिता के मिनेसोटा से और आइवन के मॉन्ट्रियल से होने के बावजूद भी। लेकिन प्रो रेसलिंग बिना थोड़े रेड स्केयर के कैसे हो सकती थी? रेसलिंग मैच बुक करने वाले कोल्ड वॉर के डर का फायदा उठाकर कुछ हार्ड कैश कमाने का मौका हाथ से नहीं देना चाहते थे, इसलिए रशिया वाले अक्सर अमेरिका के प्रमोशंस में दुश्मन हुआ करते थे। आइवन पहले से ही मॉस्को के रेसलर का किरदार निभा रहे थे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी मशहूर था। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने ब्रूनो सामार्टिनो के रिकॉर्ड सेटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन को एमएसजी में खत्म किया और वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले हिस्ट्री के तीसरे इंसान बन गए। निकिता के साथ मिलकर आइवन ने एनडब्ल्यूए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और 6 मैन चैंपियनशिप्स भी जीती। इस जोड़ी ने 1985 के स्टारकेड के मेन इवेंट में टैग बेल्ट्स को डिफेंड भी किया, जिससे ये साबित हो गया कि उस समय उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है। बाल्ड ईगल की तरह रशियन होने के बावजूद भी कोलोव्स ने केफेप को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया। निकिता ने भाषा सीखने का एक काबिले तारीफ कदम उठाया और यहाँ तक कि 1988 में अपना नाम भी लीगल तरीके से बदल भी दिया। कमाल की कमिटमेंट है कॉमरेड। नंबर 5, द ग्रेहम्स। भले ही सुपरस्टार बिली ग्रेहम आजकल ज्यादातर ऑनलाइन बैठकर बेवकूफी भरी बातें करने के लिए ही मशहूर हैं, लेकिन एक समय था जब वो दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग स्टार्स में से एक थे। वो आदमी जिसने ब्रूनो सामार्टिनो के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के रूप में दूसरे रेन को खत्म किया था। ग्रेहम की शानदार प्रोमो डिलीवरी और हैंडल बार स्टाइल की मूंछों ने कई रेसलर्स को उनकी तरह बनने के लिए इंस्पायर किया। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस यही कहेंगे कि हाँ, इस सुपरस्टार का किसी ब्रदर्स के सफल होने में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उनका रिंग नेम मशहूर बिली ग्रेहम के लिए एक ट्रिब्यूट था, लेकिन इसने उन्हें मशहूर ग्रेहम फैमिली में भी शामिल होने का मौका दिया, जो फ्लोरिडा से चैंपियनशिप रेसलिंग का हिस्सा था। ग्रेहम परिवार में काल्पनिक भाई थे डॉक्टर जेरी ग्रेहम, डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एडी ग्रेहम, भविष्य के एनडब्ल्यूए प्रेसिडेंट, और क्रेजी ल्यूक ग्रेहम, सबसे पहली डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन का एक हिस्सा। और भी बहुत से ग्रेहम्स थे, लेकिन ये वही विकिपीडिया पेजेस वाले हैं। और यही असली सवाल है, तो अपना नाम बदलने से पहले बिली का असली नाम क्या था? एल्ड्रिच कोलमैन। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने ग्रेहम क्यों चुना। नंबर 4, द वैलियंट्स। हैंडसम जॉनी, लशियस जिमी और जेंटलमैन जेरी। नहीं, ये मेरे छोटे दोस्त के निकनेम्स नहीं हैं, बल्कि यही तीनों वैलियंट भाइयों के नाम हैं। जिमी और जॉनी, जो पहली बार साथ में 1974 में दिखे और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे लंबे राज करने वाले टैग टीम चैंपियंस बन गए 14 साल तक, जब तक डेमोलिशन ने आके उनके रिकॉर्ड को स्मैश नहीं कर दिया। स्मैश, समझे क्या? समझे? जब वैलियंट ब्रदर्स 1978 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए, तब जिमी उसमें नहीं थे। उन्होंने तब तक रिटायरमेंट ले लिया था, जिसके बाद जॉनी ने एक नया भाई जेरी बनाया। उनके पास नाम रखने का एक फॉर्मूला था और उसमें ही अटके रहे। ये उनके लिए अच्छा भी था। हालांकि जेरी और जॉनी फिर से टैग बेल्ट्स जीत गए, लेकिन वो पहले के वैलियंट ब्रदर्स जितने सफल नहीं रहे। अब हम ये नहीं कह रहे कि इसमें जेरी का कसूर है, लेकिन ठीक है, हम सच में नहीं जानते कि वजह क्या हो सकती है। शायद जेरी का ही कसूर था, ब्लडी जेरी। फिर भी वैलियंट्स 1970 के दशक की सबसे यादगार टैग टीम्स में से एक रहे और उन सबको 1996 में डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एक सेकेंड, सिर्फ जिमी और जॉनी को शामिल किया गया, उन्होंने जेरी को छोड़ दिया। नंबर 3, द एंडरसन्स। सिर्फ साइज के मामले में भी केफेप की एंडरसन फैमिली इस लिस्ट के सभी परिवारों को बहुत पीछे छोड़ देती है। परिवार की जड़ जीन एंडरसन तक देखी जा सकती है, एक ऐसे रेसलर जिन्होंने 1958 में डेब्यू किया और इस ग्रुप के वो इकलौते मेंबर थे जिन्हें एंडरसन कहा जाता था। 1965 में एंडरसन ने रेसलर लैरी हेनिक को अपने भाई लार्स के रूप में शामिल किया। दोनों ने मिनेसोटा रैकिंग क्रू बनाया, जिसे अब तक की सबसे बेहतरीन टैग टीम माना जाता है। फिर आए रॉक रोगाउस्की, जिन्होंने अपना नाम बदलकर ऑली एंडरसन कर लिया। मार्टिन लंड जल्द ही आन एंडरसन के रूप में आए, जो आपको इस पागल बुढ़े के तौर पे याद होंगे, जो AEW में ग्लॉक के बारे में चिल्ला के बुराइयां करते थे। एंडरसन फैमिली ने रेसलिंग की दुनिया के हर कोने पर अपना प्रभाव डाला। रिंग में आन और ओली ने 4 हॉर्समैन के
पहले रूप को बनाया और पर्दे के पीछे ओली ने WCW में मैच बुकर के हेड की जिम्मेदारी निभाई। कई सालों के दौरान और भी असली और नकली एंडरसन परिवार में शामिल हो गए, जिसमें आर्न के असली बेटे ब्रॉक हैं और साथ ही आज के WWE स्टार कार्ल एंडरसन भी हैं। लेकिन केफेप के हिसाब से तो रिक फ्लेयर भी परिवार का हिस्सा है, आर्न के कजिन के रूप में। और CW एंडरसन के बारे में तो मुझसे बात ही मत करना। नंबर 2, द डडलीज। चलो शुरू करते हैं। हालांकि हो सकता है आपको सिर्फ बबा रे, डीवॉन और शायद स्पाइक ही पता हो, लेकिन डडली परिवार आपकी कल्पना से भी बड़ा और अजीब है। परिवार की कहानी ये है कि बिग डैडी डडली शहर में घूमते रहते थे और घूमने के दौरान बहुत सारी अलग अलग महिलाओं को प्रेग्नेंट करते थे। इसके नतीजे में उनके बेटे अलग अलग माँओं से पैदा हुए और अलग अलग बनावट, आकार और रूप में हो गए। ECW में डडली परिवार के असली 3 सदस्य थे, डडली, बिग डिक डडली और स्नॉट डडली। उनके पीछे आए डांसेस विद डडली, चबी डडली और साइन गाय डडली। बबा रे असल में 1995 के आखिर में आए थे और डीवॉन 1996 में। अगर परिवार में सिर्फ बबा, डीवॉन और स्पाइक होते तो भी ये आज तक के सबसे महान नकली परिवारों में गिने जाते। डडली की टैग टीम के तौर पे परफॉर्मेंस लेजेंडरी रही है और इनके हर सदस्य ने अपने आप को लेजेंड के तौर पर साबित करने के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन ECW की इस परिवार को महान बनाने की मेहनत और इतने बड़े और अजीबोगरीब सदस्यों की बदौलत पूरे डडली परिवार ने अपनी जगह इस लिस्ट में इतनी ऊंची कर ली है। नंबर 1, द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। कुछ ही रेसलर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने दूसरे रेसलर्स से प्रेरणा लेकर इतनी सफलता पाई है जितनी केन ने पाई है। ये बिग रेड मशीन पहली बार WWE में 1997 में दिखे और उन्होंने सबसे पहले हेल इन अ सेल मैच में दखल दिया। वो अपने भाई दी अंडरटेकर पर हमला करने के लिए वहां आए थे, जिसने उनके माँ बाप के फ्यूनरल होम को आग लगाकर उनका चेहरा जला दिया था। कम से कम उस समय तक तो हमें ऐसा ही लगता था। बीते सालों के दौरान इन खतरनाक भाइयों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दोस्त और दुश्मन दोनों के तौर पे। वो रेसलमेनिया में एक दूसरे से 2 बार टकराए, कई सारी टैग टीम चैंपियनशिप जीती, एक दूसरे को जिंदा दफन किया, एक दूसरे को आग लगाई और केन ने तो एक बार बिन बताए टेकर के हॉट व्हील्स से भी खेल लिया था। अच्छा, मैं पापा को बता रहा हूँ और पापा की बात कर रहे हैं तो हमें पॉल बेयरर को भी याद रखना होगा। केन के केफेप फादर के रूप में द कीपर ऑफ द अर्न को भी इस लिस्ट में मिल गई। उनका समय दोनों भाइयों के मैनेजर के रूप में उन दोनों रेसलर्स के सफल होने के लिए बेहद जरूरी था और उन्हें इस पूरी कहानी में अपने योगदान के लिए उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि उन रेसलर्स को मिलता है। उन दोनों को अपनी मेहनत से एक साथ मिली सफलता और हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी कहानी देने के लिए द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और पॉल बेयरर पूरी रेसलिंग में आसानी से सबसे महान केफेप परिवार हैं।